नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है खास। इसमें बात करना चाहते हैं हम मातृभाषा पे, क्योंकि आज मातृभाषा दिवस है। और जब भी इस तरह के दिवस होते हैं तो इस बहाने इसलिए भी चर्चा की जाती है ताकि हम समझ सकें कि हमारी स्थिति क्या है, हम क्या कुछ काम कर रहे हैं, क्या कुछ काम होना बाकी है, कितना जुड़ाव है हमारा अपनी मातृभाषाओं से। और ख़ासकर जब झारखंड जैसे राज्य में बैठकर बात करते हैं, उसकी राजधानी में रांची में, जहाँ कई सारी भाषाएं हैं, कई बोलियां हैं, आदिवासियों का बाहुल्य वाला इलाका है, तो ये बात और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज के कार्यक्रम में इस विषय पर बात करने के लिए हमने दो खास लोगों को बुलाया है। हम स्वागत करते हैं सुकुमार प्रियदर्शी साहब का, जो झारखंड के नहीं बल्कि देश के जाने माने साहित्यकार हैं, और हमारा सौभाग्य कि आप सर हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। और डॉक्टर पोम्पा सिंह विश्वास का, जो जाने माने साहित्यकार हैं, संस्कृत पढ़ाती हैं शायद आप, अगर मैं नहीं भूल रहा हूँ तो, पहले भी हमारे कार्यक्रमों में आ चुकी हैं। तो आप दोनों लोग हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, आपसे शुरू करना चाहते, कोई सवाल नहीं है, मंच आपका है। यहाँ से शुरू किया जाए कि ये चिंता हमारे मन में वस्तुतः जगी क्यों और कैसे और कब, कि मातृभाषा बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर अलग से एक दिवस मनाकर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हैमर करना, इस पर बल देने की ज़रूरत है। जैसे मेरी जानकारी है, असल में सबसे पहले हम लोग सचेत हुए मातृभाषा को लेकर बांग्ला युद्ध के समय। वर्चस्व वहाँ पंजाबी भाषियों का था और कोई उनको यह स्वीकार ही नहीं था ये बांग्ला भाषी को ही हमारा प्रधान बन जाए। तो और बाकी कारण जो भी रहे हों, लेकिन एक देश बंट गया सिर्फ इस भाषा के कारण। तो भाषा का मामला बहुत तुनुक होता है। एक बात तो यह है, तो राजनीतिक बात हुई। शायद 1999 में यूएनओ ने इस बात को स्वीकारा और तब से हम लोग 21 तारीख को मातृभाषा दिवस मना रहे हैं। कुछ व्यक्तिगत प्रसंग यहाँ वहाँ सम्मेलनों में जब जा गया सुना। झारखंड के बारे में एक साहित्यकार कहा करते थे, वो देहातों में भी मान लीजिए 3री क्लास तक 5वीं क्लास तक के जो स्कूल खुले हैं, तो मास्टर साहब बता रहे थे कि एकदम सफ़ेद दीवार और बच्चे एकदम शून्य देख रहे थे। सफ़ेद उनकी समझ में नहीं आ रहा था। ये झारखंड के बिल्कुल गहरे गाँवों में जी। उन्होंने कहा कि सफ़ेद के नहीं समझला, चरका। लड़कों की आंखें चमक गई चरका सुनकर। अपनी बोली में वो सफ़ेद को चरका कहते हैं, बहुत जो चमकीला सफ़ेद है तो चरका। तो इसी तरह से एक बार एक राजस्थानी महिला बता रही थी, उनके गांव में कोई पाठ बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, वैसे ही राजस्थान के ग्रामीण स्कूल में। तो शिक्षक कह रहे थे आकाश में चिड़िया उड़ रही थी, शुभ्र आकाश था, और बच्चे शून्य देख रहे हैं, आकाश में चिड़िया क्या होता है। तो राजस्थानी में उन्होंने समझाया होगा, चिड़िया नहीं समझते हो, चिड़केल चिड़केल। और फिर लड़कों की आंख में चमक। तो मातृभाषा का महत्व ये है। और ऐसे भी किसी की मातृभाषा के साथ एक इतिहास, पूरा इतिहास जुड़ा होता है। हमारे यहाँ झारखंड में ठीक ही आपने कहा, इतनी जनजातीय भाषाएं हैं, कई भाषाएं तो लुप्त होने के कगार पर हैं। अब जैसे नाम कितनों को गिनाया जाए, लेकिन अगर एक जनजातीय समाज बिल्कुल किनारे पर आ जाता है, एक समाज टूट रहा होता है, उसकी भाषा मर रही होती है, यानी एक इतिहास मर रहा होता है जी। मातृभाषा के साथ हमारा इतिहास जुड़ा होता है। हर मातृभाषा, उसकी अपनी लोक संस्कृति है, उसके लोक रिवाज हैं, उसके लोकगीत हैं, भाषाओं में वह सब झांकता है। तो मातृभाषा माँ के साथ, दूध के साथ जो हमने पाया है, उसके साथ जो जुड़ाव होता है, जो अपनापन, जैसे आपने देखा होगा आम तौर पर, ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि झारखंड की लिंगुआ फ्रैंका है हिंदी, यानी हिंदी में सब समझ लेते हैं। लेकिन अभी भी सुदूर जंगलों वाले गाँवों में हिंदी की वैसी पकड़ नहीं है। और मान लीजिए कोई संताली है, संताल से मिलता है, संताली में बात शुरू करता है, खैर तो 8वीं अनुसूची में भी आ गई है। इसी तरह से अन्य जनजातीय बोलियां भी हैं। हिंदी में वो टूटी फूटी किस तरह से बोल लें, लेकिन अपना आदमी उनको मिलता है, इस सहजता से वो अपनी मातृभाषा में बात करते हैं और उनके चेहरे पर जो आत्मीयता का भाव होता है। तो मातृभाषा का महत्व तो समझा जाना चाहिए। और मुझको लगता है अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, उसने इस महत्व को समझा है। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में हो।
मैं बहुत पहले से सोचा करता था कि समस्या का समाधान क्या हो सकता है जी। तो मुझको लगता था कि एक काम तो हो ही सकता है। शिक्षक आजकल कई परीक्षाएं हैं, वो उनमें उत्तीर्णता के बाद उनका पदस्थापन होता है, लेकिन इतना काम तो किया ही जा सकता है। मान लीजिए उसकी पोस्टिंग हो गई मुंडारी भाषी क्षेत्र में, तो ऐसे शिक्षक को वहाँ भेजें जो कम से कम मुंडारी की कुछ पंक्तियाँ समझ सकता हो, कुछ शब्द बोल सकता हो, तो एक रेपो तो बनेगा, एक अंतर संबंध तो बनेगा। वो हिंदी पढ़ाए, लेकिन बीच भी पहले मैं सोचता था जब मातृभाषा में अध्यापन की बात नहीं शुरू हुई थी तब भी, तो उनके शब्दों को समझ ले, वो किसी हिंदी शब्द को नहीं समझ रहे हैं तो उनकी भाषा में वो शब्द बता दे तो आत्मीयता बढ़ती है। जी कुछ बोले जैसे आजकल बताया जाता है ना कि पहले 6 महीने तक माँ का दूध, तो माँ का दूध कितना महत्वपूर्ण है, गाय का दूध जितना भी हम पौष्टिक कहते रहें। उसी तरह से भाषाएं एक से एक समृद्ध हैं दुनिया में, और बहुभाषी हमारा देश है, अपनी मातृभाषा का कोई जोड़ ही नहीं है, उसका जवाब ही नहीं। अच्छा सर, एक और मैम आपसे भी सवाल है कि जब हम अपनी मातृभाषा में बात करते हैं तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम सीखते उसी से हैं, क्योंकि वही हमने सीख के पेट से, माँ के पेट से वही लेकर आए हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं और जब हमें मतलब तलाश होती है कि हमें एक अच्छी नौकरी पा लें, हमारी एक अच्छी हैसियत हो जाए, कुछ ज़्यादा पैसे हम कमा पाएँ, तो फिर चैलेंज आता है कि आप जिस मातृभाषा में पढ़ के बड़े हुए हैं या जो आप समझते हैं, जिससे हम लोग की हिंदी बहुत ही अच्छी है क्योंकि हम लोग उसी को पढ़ते हुए सुनते हुए आगे बढ़े हैं। अंग्रेजी अब भी लगती है कि दूसरी भाषा है, लेकिन जब प्रतियोगिता की बात आती है तो फिर कहीं दिक्कत महसूस होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, कैसे आदमी इसका समाधान कैसे निकाले? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के विषय में एक दो पंक्ति मैं बोल लूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तक हम लोग पहुँचे कैसे, वो इस तरह पहुँचे कि बांग्लादेश के ढाका विश्वविद्यालय का ये युद्ध रहा, क्योंकि उस समय बांग्ला भाषा को छोड़कर हमारे जिन्ना साहब ने कहा कि पूरे जो पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान है उसमें उर्दू को उसकी भाषा कर दी जाए वहाँ की। लेकिन उन लोगों ने ये नहीं माना, इसलिए क्योंकि उन लोगों को केवल बांग्ला आता था और बांग्ला आने के कारण वो लोग सरकारी नौकरी नहीं कर पा रहे थे। तो विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने इस पर आवाज़ उठाई और इस पर आंदोलन छिड़ा। उस पर सबसे पहले तो 4 लोग शहीद हुए, उसके बाद और 12 मतलब 16 लोग शहीद हुए 21 तारीख आते ये पहले युद्ध आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसलिए इसको मातृभाषा नहीं, भाषा शहीद दिवस भी बोलते हैं, और इसको ढाका में बहुत ही सम्मान के साथ ये मनाया जाता है। लेकिन जब एक भाषा के नाम पर एक देश बन सकता है, जब उस युद्ध के बाद ये देश बन गया, तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इस मातृभाषा को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंचाएं, ताकि जिसकी जैसी जैसी अपनी मातृभाषा हो उसका वो अपना सम्मान कर सके, और वो उस पर कामयाब हुए। तो 21 फरवरी 1952 में ये शहीद हुए थे, तो इसलिए 21 तारीख को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस में मनाया जाता है, लेकिन 17 नवंबर 1999 में यूनेस्को ने इसको मान्यता दी और तब से ये मनाया जा रहा है 2000 से। ये तो रही इसकी बात। और आप जो पूछ रहे हैं कि मातृभाषा पढ़ने पर लोग सवाल करते हैं कि मातृभाषा पढ़ के क्या होगा, हम जब नौकरी क्षेत्र आते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में आते हैं, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है, दिक्कत होती है, स्पष्ट कहते हैं उपयोगिता नहीं है। लेकिन कुछ सोचने की बात है कि एक वैज्ञानिक महत्व है कि जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको कुछ भी सिखाया जाए वो जल्दी सीखते हैं। जैसे रविन्द्रनाथ भी ने कहा था कि मातृभाषा मातृ दुग्ध समान है, ये एकदम सही है, क्योंकि अगर मातृभाषा में लोग पढ़ लेते हैं किसी चीज़ को, उसके बाद कोई भी भाषा आप सीख सकते हैं अगर मातृभाषा अच्छी तरह से सीखे। इसका प्रमाण स्वयं रविन्द्रनाथ हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी लिखा बांग्ला में लिखा, और लिखने के बाद भी उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। आप वैज्ञानिक को भी देख लीजिए, हमारे ज्योति बाबू जो भी हैं वो इतने बड़े वैज्ञानिक बन गए, जगदीश चंद्र बोस जो हैं इतने बड़े वैज्ञानिक बन गए, लेकिन उसकी भी शिक्षा दीक्षा मातृभाषा में ही हुई थी। तो इस तरह से बहुत सारे, केवल मैं बांग्ला के ही नहीं बोलूँगी, अपनी अपनी मातृभाषा में अपने क्षेत्र में, हमारे भारतवर्ष में जो पहले रहते थे वो अपनी मातृभाषा में ही सीखते थे, लेकिन फिर भी उन्हें कभी
विद्वता की कमी, मैंने 2 जनों का जो नाम मिला वो शीर्ष पर हैं। तो उसी तरह से हम लोग भी अगर अपनी मातृभाषा में सीखें, मुझे नहीं लगता हमारे देश में ही इस तरह की अगर समस्या लोगों को लगती है, लेकिन दूसरे देशों में ऐसी बात नहीं है। वो अपनी मातृभाषा में ही पढ़ते हैं, वे भी डॉक्टर बनते हैं, वे भी इंजीनियर बनते हैं, वे भी शीर्ष पर जाते हैं। तो इसलिए हमारे पठन पाठन के जो विधियाँ हैं उसमें सुधार लानी है, ना कि मातृभाषा में सुधार लानी है। अच्छा सर, ये समझना चाहते हैं जैसे जो चुनौतियां हैं, जैसे आपने ठीक ही चर्चा की और ये होनी भी चाहिए कि भाषाएं विलुप्त हो रही हैं, लिस्ट बनी है बजाबता उसकी दुनियावी कि भाई ये भाषाएं विलुप्त हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा है। इस संकट से कैसे उबर सकते हैं सर, और कैसे जो जिसकी बात ये कर रही हैं मैडम, अनुवाद हुए बांग्ला का जो भी साहित्य जितना समृद्ध है, हम लोगों ने अनुवाद पढ़ा है, क्योंकि बांग्ला पढ़ने आता नहीं था तो हिंदी में पढ़ा उसको, या लोगों ने अंग्रेजी में पढ़ा। तो इस समस्या से सर कैसे निपटें जो भाषाएं विलुप्त हो रही हैं? 2-3 बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा इस क्रम में। पहले तो इन्होंने, मैडम ने रवि बाबू का नाम लिया ना, और आपने कहा कि आगे जाते हैं तो अंग्रेजी और हिंदी के बिना हमारा काम चलता नहीं है। रवि ठाकुर ने गीतांजलि, अपनी गीतांजलि के चुने हुए गीतों का स्वयं अनुवाद किया था अंग्रेजी में, और बाद में W. B. Yeats को दिखाया था। वो नोबेल पुरस्कार समिति के सदस्य भी थे। W. B. Yeats ने, जिन्होंने स्वयं रवि बाबू की भाषा का परिष्कार किया था, उनका लिखा हुआ उनकी कथित पंक्ति है, लिखित पंक्ति जी, नो इंडियन नोज इंग्लिश, नॉट इवन टैगोर जी। तो हम इस गौरव बोध से भरे हुए हैं कि हमको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, हम खड़ी बोली हिंदी के विद्वान हो गए हैं, लेकिन अपनी जो मातृभाषा है ना, जैसे अंग्रेज़ों की मातृभाषा मूलतः अंग्रेज़ी है, हम कितने भी प्रयास कर लें उनकी अंग्रेज़ी तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। उनका जो फोनेटिक्स है, रट रट कर भी। अभी एक विनोद में टीवी में ही देखा था, वो कह रहा था कि अंग्रेजी वाले आर खा जाते हैं। हमारी जो उच्चारण विधि, हमारे बोलने का तरीका है, मैं कहना यह चाह रहा हूँ। एक और मेरी धारणा है अपनी, मेरी सोच ये है कि यदि एक भाषा को आपने ठीक से जाना है तो दूसरी भाषा को सीखना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए आपने ये जो कहा कि स्विच ओवर करना है ना, मातृभाषा से फिर हम हिंदी या अंग्रेजी तक स्विच ओवर कर रहे हैं, ये उतना कठिन नहीं है। और प्रारंभ में जब बच्चा आबोध है, उसको आपको, हम लोग बचपन में, मेरे पिताजी माताजी हम लोगों से, बच्चों से खड़ी बोली में बात करते थे। मुझको याद है, बहुत छुटपन के बाद गांव जाते थे तो गांव के जन मजदूर थे, वो हमारी हिंदी का एक तरह से विनोद में, मैंने चिढ़ाने के लिए मजाक उड़ाते थे, और वो हिंदी बोल नहीं पाते। जैसे हम लोगों की हिंदी वो सुनता था ना, भोजपुरी भाषी, तो नकल करने की कोशिश करता था, उससे नकल नहीं हो पाती थी। तो जो आरोपित भाषाएं हैं, आपने एक भाषा में अगर पारंगतता पाली है तो फिर सीख जाएंगे, सीख लेंगे। लेकिन मातृभाषा का अपना, और ठीक ही मेरे ने एक सवाल और उठाया, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात आती है, हम कह रहे हैं कि अंग्रेजी के बिना हमारा काम चल ही नहीं रहा है, अंग्रेज़ों ने ऐसा जादू डाल दिया है हम पर। चीन में कौन सी भाषा चलती है? जापान में कौन सी भाषा चलती है? वो जब आते हैं यहाँ भी तो जापानी में बात करते हैं, चाइनीज जब यहाँ आता है तो चीनी में बात करता है, हम दुभाषीय के माध्यम से उससे बात करते हैं। चाहे तो वो टूटी फूटी हिंदी में बात कर सकता है, नहीं करता है, लेकिन हम हैं कि हिंदी तो खैर देश का प्राण है, देश की राजभाषा है, लेकिन अंग्रेज़ी को भी हम ढोए जा रहे हैं, उसके बिना हमारा काम चल नहीं रहा। अनुवाद तो खैर वो एक तरह से क्या कहें, जोड़ने वाला सेतु है ना, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। सारी भाषाएं आदमी सीख ही ले, ये संभव नहीं है। लेकिन हिंदीतर भाषियों का यह सोचना बिल्कुल सही है कि हम हिंदी सीख लें आपकी, आप हमारी भाषा क्यों नहीं सीखें। तो बहुत सारी, कितनी भाषा, ऐसे बहुत लोग हैं बहुभाषी, लेकिन इतना तो किया है। मेरा घर की बात कहूँ, मेरा नाती है, उसने चेन्नई से पढ़ाई की, तो कहीं मैंने सुन लिया था, तेरी माँ मैंने जानते हो, तो हमने उससे कहा तमिल तेरी माँ, उसने तमिल में ही उत्तर दिया। मैंने कहा मेरी परीक्षा ले रहे हो, क्या लिखा है?
तो बोला कि मैंने लिखा है कि मैं तमिल बोल भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। तो इतना तो किया सकता, हमारे लिए हमारी पोस्टिंग बंगाली में हुई, तो ज़रूरत भर बांग्ला हम सीखें, तो उनको यह शिकायत तो नहीं होगी कि हम पर हिंदी ला दी जा रही है। और मातृभाषा वाली जो बात है वो मोह तो रहे, वो बांग्ला भाषियों को आप देखिए, कोई भी दो बांग्ला भाषी मिलेंगे सीधे बांग्ला में उतर जाएंगे। हिंदी वालों से भी बांग्ला में बात करेंगे, आपको समझना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझको याद है दिल्ली में एक परिवार था पंजाबी भाषी, एक महिला थी, बोली सर चलिए ना, बगल में मेरे रिलेशन के लोग रहते हैं, रिश्ते वाले, तो वो सरदार जी थे। अरे इतनी देर बाद तेरे को देखा, उस समय छोटी थी, साइकिल चलाती थी, इस तरह से, और पंजाबी में बात कर रहे थे। अचानक सरदार जी को लगा आप बैठे हो जी, हम लोग पंजाबी में गल्प कर रहे हैं, आपको दिक्कत होती होगी। हमने कहा नहीं, पंजाबी बहुत मीठी ज़बान है, बहुत कुछ समझ में आ ही रही है, आप पंजाबी में बात कीजिए। तो अपनी भाषा का जो मोह होता है ना, और जैसा मैंने कहा कि भाषिक दृष्टि अगर आपकी खुली हुई है, वो व्यक्ति के संस्कार में होता। मैं बनारस अगर जाऊँ, एकदम स्वाभाविक रूप से रिक्शे में बैठूँ तो मेरा टोनल इफेक्ट बदल जाता है। कहो 80 चलबा, वही है चलोगे, भोजपुरी है चलबा, लेकिन बनारसी एक्सेंट है ना, वो एक्सेंट बदल जाता है। तो है ना, कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी, तो उतना अंतर तो होगा बहुभाषिक देश में। अच्छा मैडम, ये जैसे जिसकी चर्चा हम करना चाह रहे हैं वो ये है कि जो भाषाएं हैं जिनको बोलने वाले कम लोग अब रह गए हैं, या उस पर लिखा कम ज़्यादा है, या लिख रहा है तो लिखा जा रहा तो छप नहीं पा रहा है, प्रकाशक नहीं उसके पास, ऐसे लोग या इन भाषाओं में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको क्या सुझाव देंगी? वो कैसे अपनी भाषाओं को कैसे बचाया जा सके, जब दुनियावी लेवल पे हम ये बात कर रहे हैं कि नहीं भाषाएं विलुप्त हो रही? भाषाओं को बचाने के लिए सबसे पहली बात है कि आप उसमें बोलें, उस भाषा को बोलें। जिसकी अपनी मातृभाषा है वो अपने घर में ये सुनिश्चित कर दें कि मातृभाषा में ही बोलनी है। अभी के जो नए प्रजन्म में जो हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति है, वो अपनी मातृभाषा बोलने में कतराते हैं। वो इन्फिनिटी कम्प्लेक्स उनमें आती है कि अरे हम हिंदी में बोलेंगे, भोजपुरी में बोलेंगे, नहीं थोड़ा सा इंग्लिश बोल लेते हैं। पता चला कि हस्बैंड वाइफ इंग्लिश में बोल रहे हैं, माँ से बोल रहे हैं, जैसे लगता है माँ को इंग्लिश नहीं आती है। ऐसी बात नहीं है, आप गर्व महसूस कीजिए। सबसे पहले अपनी मातृभाषा पर गर्व महसूस करने की आवश्यकता है कि मेरी ये मातृभाषा है। जैसे हम भारत में रहते हैं, इस पर गर्व महसूस कीजिए। तो उसी तरह से जो भाषाएं लुप्त इसीलिए हो रही हैं, जैसे मैं एक महत्वपूर्ण बात बताऊं भाषा के बारे में, संस्कृत भाषा को डेड लैंग्वेज बोला जाता है। हम सभी जानते हैं, ऐसा बोला जाता है नहीं। अगर ऐसी बात होती तो आज हम सभी जान रहे हैं कि कंप्यूटर में संस्कृत के लिए ये जो डाटाबेस बोलते हैं कि सब बहुत पहले जब पाणिनि ने डाटाबेस करके गए थे, और आज उसका फिर से सबके कार्यान्वयन कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगी कि संस्कृत के ही जो वो ताड़पत्र पर लिखी हुई चीज़ें थी, उसको इंग्लिश में अनुवाद किया गया और उसमें अपना नाम लिख दिए लोग, और आज लोग कहते हैं ये तो हम लोगों ने, न्यूटन ने नहीं किया, हमने किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप अपनी भाषा को अगर भूलते नहीं हैं, अपनी भाषा पर अगर बोलते हैं, अपनी भाषा पर अगर लिखते हैं, जिस तरह से अभी बोला जा रहा था कि लुप्त हो जा रहे हैं, तो हमारा जो साहित्य है, पहले तो है पढ़ने का जो परंपराएं हैं वो ख़त्म होते जा रही है, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गए हैं, हम लोग टू दी पॉइंट आंसर खोजते हैं। तो टू दी पॉइंट आंसर हम लोगों को मोबाइल से या हम लोग को लैपटॉप से या इंटरनेट से मिल जाता है, तो हमारे जो ज्ञान है वो बढ़ता भी नहीं है। तो जब तक हम बोलेंगे नहीं, फिर पढ़ेंगे नहीं और लिखेंगे नहीं, तो फिर हमारा साहित्य आगे कैसे बढ़ेगा? वो तो समाप्त होगा ही। तो इसीलिए जो साहित्य समाप्त होते जा रहे हैं, जिसमें अधिक लोग नहीं हैं बोलने के लिए, मेरी ये आग्रह होगी कि आप लोग जैसा जानते हैं, भले उसको बाद में लोग परिमार्जित कर दे। आपको लगेगा मुझे अच्छे से लिखने नहीं आता है, मेरी साहित्य अच्छी नहीं है, मेरी भाषा अच्छी नहीं है। आपकी भाषा है ना भाई, उसी को लिखिए, जैसा जानते हैं उसी को लिखिए, भले वो बाद में परिमार्जित हो जाएगी। अगर ऐसे बोलते रहेंगे तो आपके बाद के जनरेशन जो है वो लोग भी उसको बोलते जाएंगे, तो आपकी भाषा फिर मरेगी नहीं। क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व स्तर पर कहा जा रहा है कि प्रति 6 मिनट 7 मिनट पर एक भाषा लुप्त होते जा रही है, क्योंकि बहुत सारी भाषाएँ हैं विश्व में। हम लोगों को तो गर्व करना चाहिए कि हम ऐसे देश में रहते हैं जिसमें इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे राज्य हैं। हम लोग बहुत गौरव महसूस होना चाहिए हम लोगों को, इतने भाषाभाषियों के बीच हम लोग रहते हैं। लेकिन इनमें भी
जैसे हमारे झारखंड में 9 भाषाएं हैं और 9 भाषाएं एक ही परिवार में हैं जो संपूर्ण विश्व में कहीं नहीं है, तो इस पर हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन वो भी भाषाएं समाप्त होती जा रही हैं, उसका कारण यही है कि उस भाषा में पढ़ें, पढ़ाएं और लिखें जो भी उनका साहित्य है। मैं झारखंड के गांव-गांव में यहीं की पली बड़ी हूँ, तो वहाँ जो संगीत है, वहाँ का जो नृत्य है, वहाँ की जो वेशभूषा है, उसमें आप गर्व महसूस कीजिए उसकी। मुझे बाहर मैं जाती हूँ तो लोग कहते हैं आपकी भाषा में समझ में आती है, आप मैं बंगला, मेरी मातृभाषा बंगला है, लेकिन मैं रची बसी यहाँ हूँ, तो लोग कहते हैं आपकी भाषा में समझ में आती है कि आप प्रवासी बंगाली हैं। तो मैं बोलती हूँ कि होना भी चाहिए, अगर नहीं है तो ये गलत है कि जिस माटी में मैं रहती हूँ उस माटी का सुगंध अगर मेरी भाषा में नहीं है, जैसे कि अभी सर ने अभी तुरंत कहा कि जैसे मैं बनारस जाता हूँ तो उसका एक सुगंध जो एक टोन होता है वो बदल जाता है, उसको बोलने में उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि उसमें वो रचते बसते हैं। तो उसी तरह से मैं यहाँ रची बसी हूँ और इसका सुगंध अगर हमारी भाषा में ना हो तो फिर क्या रहेगी। तो इसी तरह से अगर भाषा को बचाना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले पढ़ना होगा, बोलना होगा, फिर पढ़ना होगा, फिर लिखना होगा। अच्छा सर, लिखने की बात हो रही है तो जैसे मैं कुछ दिनों पहले एक स्टोरी के सिलसिले में बात करता महुआ माझी से, तो मैंने पूछा अच्छा ठीक है, पढ़ने में उतनी रुचि क्यों नहीं है झारखंड। MLAs की बात हो रही थी कि विधानसभा की लाइब्रेरी में किताबें रखी, कोई सुनी कराता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ क्या वो बंगाल में कि बाल साहित्य बहुत लिखा गया, तो बचपन से पढ़ने की रुचि जगी, तो रुचि डेवलप होती चलेगी, थोड़ा इधर कम हुआ लिखना। सर आपको लगता है क्या कि लिखना सच में कम हुआ है, या लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? क्या बाल साहित्य सभी भाषाओं में उतना उपलब्ध है जितना बांग्ला या तमिल वगैरह में है? अब आपने सवाल बहुत बढ़िया उठाया। असल बेसिक मूलभूत बात यह है कि आसान लिखना जितना आसान दिखता है वो उतना आसान नहीं होता। आसान लिखना सबसे मुश्किल होता है। तो जो बच्चों के लिए आप लिख रहे हैं तो बच्चों के स्तर पर उतर कर आपको सोचना और लिखना होगा। ऐसा उत्सर्ग करने को कम लोग तैयार हैं, ये ठीक है। अच्छा, पत्रिकाओं को क्या हो गया? यह अर्थशास्त्र मेरी समझ के बाहर है। कल तक बाल भारती और चंपक, कई सारी पत्रिकाएं थी, पराग कहाँ चला गया भाई? कल तक बिकता था, वो अचानक कहाँ चला गया? हिंदी की बात हम लोग कर रहे हैं, धर्मयुग भारती जी के समय में भारत में नहीं पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदी भाषी हैं उनके टेबल पर निश्चित तिथि को होकर छोड़ जाता था धर्मयुग के प्रति। अचानक भारती ही रिटायर किए, गणेश मंत्री कुछ दिन रहे, पत्रिका ही बंद हो गई। अचानक धर्मयुग का सेल इतना ज़्यादा कम हो जाएगा तो वो क्या कहूँ, ऑथोरिटेटिव दृष्टि है, प्रशासकीय, छोड़ो हिंदी में बहुत हुआ। इस तरह की जो, और मैं जो कह रहा था लुप्त होने वाली बात, असुर जनजाति, वो जनजाति ही ख़त्म हो रही है। 1-2 लोग कहीं मिलेंगे तो उनकी भाषा कैसे बच पाएगी? इसी तरह अंडमान निकोबार, तो ऐसी बहुत सारी भाषाएं जो मैंने ये सोचने समझने के लिए है। बहुत सी भाषाएं हैं उनको चाह कर भी हम नहीं बचा सकेंगे। कहीं कहीं लोग आजकल डिजिटलाइज करके कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो उसका इतिहास बचा रहे, कि उसको कभी न कभी फिर से जीवित किया जा सके। लेकिन ये बहुत नाजुक सवाल है कि भाषा मरने का माने एक संस्कृति का, एक इतिहास का मर जाना, और उसमें जो आत्मीयता है, जो आत्मीय सुख मिलता है अपनी भाषा में, ठीक है। हिंदी है तो हिंदी है, अंग्रेज़ी है तो अंग्रेज़ी, हालांकि अंग्रेज़ी को तो जाना ही होगा आज न कल। हम भले किए हुए हैं अनुवाद के माध्यम से ही सही। अच्छा, वो आपने ठीक कहा कि मातृभाषा में वो टेक्नोलॉजी मान लीजिए पढ़ रहा है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, मेडिकल पढ़ रहा है, तो भोजपुरी और बांग्ला में कितनी पढ़ेगा? मैं कहता हूँ कि आखिर बांग्लादेश में किस भाषा में पढ़ रहा है? बांग्ला में। तो आखिर टेक्नोलॉजी का उन्होंने, हमारे यहाँ मुझको जो आसान विकल्प दिखाई पड़ता है कि अपनी मातृभाषा में आप लिखिए, जो फ़िलहाल जो तकनीकी शब्द हैं उसको वैसे के वैसे छोड़ दीजिए ना। मैं उदाहरण देकर, हिंदी के बारे में कुछ लोग पूछते हैं, अब कंप्यूटर की हिंदी है संगणक। रिक्शे वाला भी जानता है कंप्यूटर का माने संगणक का माने शायद ही समझता हो। तो कंप्यूटर ही रहने दीजिए, क्या ज़रूरत है कि संगणक ही करेंगे? ऐसी जीत क्या ज़रूरत है? जब रेल को हम, रेल पूरा मंत्रालय, पूरी टेक्नोलॉजी का, पूरे क्या कहें उस वृत्त का नाम है। रेल केवल, रेल का माने शाब्दिक होता है वो पटरी, आज रेल का माने है
वो पूरा तामझाम, पूरा मंत्रालय। तो शब्द का अर्थ विस्तार होता है। रेल को हमने पचा लिया ना, प्लेटफॉर्म को हमने पचा लिया ना, तो तकनीकी शब्दों को हम लोग पचा लें अपनी मातृभाषा में, क्या दिक्कत है? कोई कठिनाई नहीं। उसका अर्थ धीरे धीरे, अब कंप्यूटर, कोई भोजपुरी भाषी भी हो, कोई बांग्ला भाषी भी हो, तो कहा जाए कंप्यूटर पर काम करते हो, तो हाँ कर, अपने भाषा में कर सकता है, जानसिया में जानता हूँ मैं। तो टेक्निकल शब्दों को फ़िलहाल उनको यथावत छोड़ दीजिए। जो आयातित शब्द हैं, जो टेक्नोलॉजी हमारी अपनी नहीं है, आयातित है, तो उसका हिंदीकरण या अपनी मातृभाषा में उसको उल्था करने की ज़रूरत क्या है? उसको यथावत पचा लीजिए। एक घर की बात बता रहा हूँ, ऐसे ही शायद यहीं आ रहा था, एक छोटे बच्चे ने घर के में मुझसे पूछा कि कंप्यूटर को क्या, तो शब्द याद नहीं आ रहा, उसने एक सवाल किया कि क्या कहेंगे, तो हमने कहा कि अच्छा उसको तो ये, हाँ शब्द याद नहीं आ रहा। तो मैंने कहा अच्छा वाईफाई का क्या अनुवाद करोगे, अनुवाद ही कर रहे हो तो जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, उसका हर जगह अनुवाद नहीं किया जा सकता, उसको पचाइए। ऐसे भी कहा जा सकता है ना कि किसी भी भाषा की ताकत की पहचान यह है कि उसकी पाचन क्षमता कितनी अच्छी है। बिल्कुल। अंग्रेजी में, अब जैसे उन लोग के यहाँ फॉरेस्ट है ना भाई, जंगल के लिए, लेकिन उन्होंने जंगल को अंग्रेजी की डिक्शनरी में आप देख लीजिए, JUNGLE जंगल, क्योंकि जंगल के साथ जो ध्वनि भी तो है एक, हम गुस्से में कहते हैं एकदम जंगल है ये राज्य, तो वो जो ध्वनि है, राजकता वाली ध्वनि, वो फॉरेस्ट में तो आएगी नहीं। बिल्कुल। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका ध्वनिगत प्रभाव जो है अपनी जगह है, इसीलिए अनुवाद ठीक है, लेकिन हर जगह अनुवाद ही ठीक नहीं है, उतना पचा लीजिए। चलिए सर, अब वक्त नहीं है, नहीं तो बातचीत अच्छी चल रही थी, मैं और आगे बढ़ाता, काश ये वक्त ज़्यादा होता। अभी हमारे पास समय नहीं है, तो मुझे इस कार्यक्रम को रोकना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बातचीत आपको ठीक लगी होगी, और इसी बहाने जब हम मातृभाषा की बात करते हैं तो हमारा आपका जुड़ाव जाहिर है कि है ही, उसको और ज़्यादा प्रगाढ़ करने की ज़रूरत है। मुझे अब इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।